बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। Today we will study about magnetic materials and Bohr magneton. First we will discuss the atomic origin of magnetic properties of materials. We will identify the classification of magnetic materials. Then we will find the relation of Bohr magneton and then we will find its numerical value. Let's start. हमें पता है कि मैग्नेटिज्म मटेरियल की या एटम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और उसकी जो रीज़न है वो क्या है, वो है द स्पिनिंग एक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटिंग एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये ओरिजिन है मैग्नेटिज्म का जो मटेरियल्स के अंदर मौजूद होता है। हम जानते हैं कि दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द दायरे में घूम रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, तो जब चार्ज पार्टिकल दायरे में घूमता है तो वो क्या बनाता है, एक करंट लूप बनाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप बना रहा है और जो एक करंट लूप है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम राइट हैंड की उंगलियों को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल घुमाएं तो हमारा थंब जाएगा टुवर्ड द नॉर्थ पोल। इसका मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है तो वो एक टाइनी मैग्नेट बनाएगा और एक एटम के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि 10 टाइनी मैग्नेट्स हैं एक एटम के गिर्द। हो सकता है कि वो 10 के 10 टाइनी मैग्नेट्स इस तरह ओरिएंटेड हों कि एक दूसरे के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे हों और मटेरियल कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो ना कर रहा हो। इसे हम कहते हैं अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स। और ये भी हो सकता है कि वो जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके टाइनी मैग्नेट्स इस तरह ओरिएंटेड हों कि वो कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हों। तो इसका मतलब है कि वो बिहेव करेगा जस्ट लाइक ए परमानेंट मैग्नेट। जिस तरह हमने मैग्नेटिक आयरन ओर से फ्रैगमेंट्स फाइंड किए थे और उनको हमने परमानेंट मैग्नेट कहा था, इसी तरह इस एटम का जो बिहेवियर है वो परमानेंट मैग्नेट की तरह होगा। और ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो इस तरह रिवॉल्व करें, उनके टाइनी मैग्नेट्स इस तरह ओरिएंटेड हों कि उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो। अगर ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, यानी अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है और इस तरफ नॉर्थ पोल रख दिया जाए और इस तरफ साउथ पोल रख दिया जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है तो इस मटेरियल के टाइनी मैग्नेट्स फील्ड के साथ थोड़े से अलाइन हो जाएं। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और अगर इसके टाइनी मैग्नेट्स फील्ड के साथ स्ट्रॉन्गली अलाइन हो जाएं तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और अगर ऐसा हो कि इसके टाइनी मैग्नेट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट अलाइन हो जाएं तो उन्हें हम कहेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिहाज से मटेरियल्स की 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, दूसरे को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स और तीसरे को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज तक हमने ये देखा है कि कॉइल है, कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कॉइल एयर में पड़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो जो कॉइल्स हैं वो एयर में नहीं हो सकते, वो किसी आयरन कोर के साथ अटैच होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये फील्ड कॉइल्स हैं, ये कोई एसी मोटर है या डीसी मोटर है या एसी जनरेटर है या डीसी जनरेटर है, तो ये फील्ड कॉइल्स हैं एक आयरन कोर के ऊपर रैप किए हुए। तो आयरन कोर के ऊपर जो फील्ड कॉइल रैप किया हुआ है, ये फील्ड कॉइल फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड को मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। एक इसका ये फ़ायदा है और दूसरा फ़ायदा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को ये कन्फाइन करता है, एक स्पेसिफाइड रीजन के अंदर रखता है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आर्मेचर है मोटर का, डीसी मोटर का आर्मेचर है, इसका फील्ड कॉइल है या आर्मेचर कॉइल है, इसे आयरन कोर के ऊपर रैप किया गया है ताकि फील्ड को इन्हांस किया जा सके और इसे कन्फाइन किया जा सके। इसी तरह ट्रांसफार्मर के अंदर भी जो कॉइल्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर भी जो कॉइल्स हैं
उनको आयरन कोर के साथ अटैच किया जाता है। जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स हैं या सीडी डिस्क है या डीवीडी डिस्क है, उसके ऊपर जब हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके ऊपर जो माइक्रोस्कोपिक परमानेंट मैग्नेट्स हैं, टाइनी मैग्नेट्स हैं, हम उनको रीअरेंज कर रहे होते हैं। अभी हमने ये कहा था कि एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट कर रहे हैं, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो टाइनी मैग्नेट्स बना रहे हैं। दूसरी तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन में हो सकते हैं या फिर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन में हो सकते हैं। तो उनकी जौन सी भी मोशन होगी उसके अंदर उसका स्पिनिंग एक्शन ज़रूर होगा। तो स्पिनिंग एक्शन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं मटेरियल्स के अंदर, एटम्स के अंदर। ऑर्बिटिंग एक्शन की वजह से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं मटेरियल्स के अंदर। हम ऑर्बिटिंग और स्पिनिंग एक्शन की हेल्प से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और उसे हम कहेंगे बोहर मैग्नेट्रॉन। जी, बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट करता है, तो उसके साथ एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन की हम इक्वेशन फाइंड करेंगे और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमें पता है कि दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है और दूसरा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन और उसे हम बोहर मैग्नेट्रॉन कहेंगे। सबसे पहले हम एक प्रिमिटिव मॉडल लेते हैं एटम का, और ये जो प्रिमिटिव मॉडल है पुराना मॉडल है और जिसे हम कहते हैं बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल की हेल्प से हम बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज -e है, जिसका मैस m है, v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है अपने न्यूक्लियस के गिर्द और r इसका रेडियस है। ये सिचुएशन है और इसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट की, ऑर्बिटिंग मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक इक्वेशन होती है वेलोसिटी की, v = s/t और t = s/v। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक पूरा चक्कर काट लेगा तो ये जो s है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑर्बिट इज़ 2πr, ये इसका सरकमफेरेंस होगा। तो तब ये स्मॉल t कैपिटल T में चेंज हो जाएगी टाइम पीरियड में, टाइम फॉर वन वाइब्रेशन। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2πr होगा। वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रहा है तो टाइम पीरियड t की ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन दायरे में घूम रहा है तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट करता है तो इसमें करंट की कितनी वैल्यू होगी इसको हम फाइंड कर सकते हैं। करंट की इक्वेशन होती है I = E/T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और चार्ज है E और टाइम होगा कैपिटल T, यानी एक चक्कर के लिए। और T की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 2πr/v। तो I की इक्वेशन बन जाएगी EV/2πr। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं μ = I × A। म्यू इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया A। करंट की वैल्यू को अभी हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, और एरिया जो है वो 2πr है इसका, चूँकि ये दायरे में घूम रहा है तो इसका जो एरिया है वो 2πr है। म्यू डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन यूँ घूम रहा है, v वेलोसिटी के साथ इस तरह घूम रहा है, तो इसमें जो करंट एसोसिएटेड है, जो कन्वेंशनल करंट है, वो इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट होगा, यूँ होगा, उल्टी डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका जो कन्वेंशनल करंट है वो क्लॉकवाइज होगा। और म्यू की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। म्यू = I × A। तो करंट की डायरेक्शन जिस तरफ है इस तरफ आप राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करें, इस तरफ आप राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करें, आपका थंब नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी, म्यू डाउनवर्ड होगी। अब हम म्यू की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। म्यू = I × A। आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके, EV/2πr, और एरिया होता है πr², यहाँ पर पुट कर दें।
और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा EVR/2। m के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और m से ये आप डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा EMVR/2m। ये MVR क्या चीज़ है? ये एंगुलर मोमेंटम है। तो जब एक पार्टिकल दायरे में घूमता है v वेलोसिटी के साथ और r उसका रेडियस है तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा L। अगर ये v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसका जो मोमेंटम है P = m × v। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है और p वेक्टर जो है वो v के साथ होगा और r वेक्टर ये होगा और इसका मास m है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो L = mvr, या फिर आप उसको रेंज करें तो L वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम है L = r×p। तो L की मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड कर चुके, L = mvr। अब L की एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को हम फाइंड करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड किया जा सकता है? दिस इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड p। तो r और p का क्रॉस प्रोडक्ट लें, वेक्टर r ले लेते हैं, वेक्टर p ले लेते हैं। ये देखें, ये वेक्टर r है, ये हमने r ले लिया, ये वेक्टर p है, हमने इसके साथ एक वेक्टर p ले लिया। r और p दोनों की टेल्स को मिला दिया। उसके बाद आप राइट हैंड रूल लगाएं। आप राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करें फ्रॉम r to p। जो आपका थंब है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में जाएगा, L की डायरेक्शन में जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो हमने फाइंड कर लिया एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू की डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। तो म्यू की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, म्यू = EL/2m। और यहाँ पर L क्या चीज़ है? एंगुलर मोमेंटम है इस इलेक्ट्रॉन का जो ये दायरे में घूम रहा है। बोहर्स मॉडल कहता है कि MVR = NH/2π उसका पोस्टुलेट है, यानी उसका जो एंगुलर मोमेंटम है एक इलेक्ट्रॉन का जो दायरे में घूम रहा होता है ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। और यहाँ पे n चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहला ऑर्बिट है, लिहाजा n = 1 हो जाएगा। तो L की वैल्यू होगी h/2π। इस इक्वेशन के अंदर म्यू की जो इक्वेशन है इसमें L की वैल्यू डाल दें, L की वैल्यू होगी h/2π। आप इसका प्रोडक्ट ले लें, आपके पास आ जाएगा EH/4m⁻। यहाँ पर आप इसकी बेसिक वैल्यूज़ डाल दें। E का मतलब है चार्ज और एन इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू पुट कर दें। H इसके अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आप पुट कर दें। M इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू आप पुट कर दें। पाई 22/7 है, उसकी वैल्यू आप पुट कर दें। तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी 9.274 × 10⁻⁻24 अम्पेयर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट है वो यहाँ से बने हैं, करंट I एम्पेयर में है और ए एरिया है वो मीटर स्क्वायर में। तो म्यू बी की वैल्यू आ जाएगी 9.274 × 10⁻⁻24 अम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये म्यू बी क्या चीज़ है? ये एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट एक ऐसे एटम का हो सकता है जिसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, और वो कौन सा एटम है? वो हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम का सबसे कम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा और उसे हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। और अगर किसी एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मालूम किया जा सकता है। सिंपली इस वैल्यू को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह हमने ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मालूम किया है और उसकी वैल्यू ये आई है, इसी तरह स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं और इसकी वैल्यू तकरीबन इसके बराबर ही होगी, और वो वैल्यू होगी 1.001 × म्यू बी, तकरीबन उसके बराबर होगी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहें किसी भी एटम की तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा U = -μ.p। ये डॉट प्रोडक्ट होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।